हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपकी हेल्थ कैसी है। तो हेल्थ अभी पहले से काफ़ी बेटर है। आप लोग के लिए वीडियो निरंतर आते रहेंगे, लाइव निरंतर आते रहेंगे, बट बीच में अभी मुझे कुछ दिनों के लिए जाना है लीगल काम से, तो उस दौरान 2-3 दिन वीडियो नहीं आएंगे। तब तक आप पुराने वीडियो देखना। और देखो, आज एक ऐसा आपको मामला बताने वाला हूं जब पति को सीधे सीधे मेंटेनेंस केस में बहुत बड़ी राहत मिली है। और यह जजमेंट अभी हाल ही में आया है, 29 मई 2026 को, यानी कि केवल 3-4 दिन पहले ही यह जजमेंट आप लोगों के लिए आया है। रजनेश नेहा एफिडेविट जो पत्नी देती है, जो आमतौर पे आप लोगों के साथ होता है, आपके साक्ष्यों को कई बार आपका कहना होता है सर नजरअंदाज कर दिया गया, देखा ही नहीं गया, ऐसे मामले में पति को बहुत बड़ी राहत मिली। अब दोस्तों, इस मामले को अगर आप अच्छे से समझते हैं और चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। इस पूरे मामले को बताने के बाद इसका जो प्रैक्टिकल इंपैक्ट है उस पर भी मैं बात करूंगा, और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो गाइडेंस भी इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के मेंबर अगर आप अभी तक नहीं हैं और बनना चाहते हैं तो होम पेज पर ज्वाइन का बटन होता है, वहां क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑप्ट करने से आपको फ्री वीडियोज के अलावा और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि जब कभी भी मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें आप भाग लेकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए मेंबर्स ओनली वीडियो जाते हैं जो कि सिर्फ मेंबर देख सकते हैं, और समय समय पर कुछ अपडेट्स भी आती रहती हैं। अब दोस्तों, जो मामला मैं बताने वाला हूं, यहां पर 2010 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। विवाह से एक बेटा भी था। दोनों पक्षकारों में कुछ अनबन हुई। पत्नी ने कई सारे आरोप लगाए और उसके बाद वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने अपने और बेटे की तरफ से एक 125 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल कर दी। अब यहां पर जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने 2024 में इसमें एक आदेश पारित कर दिया कि जो पति है वो अपनी पत्नी को 8,000 रुपए प्रति माह और नाबालिग बच्चे को यानी पुत्र को 5,000 रुपए प्रति माह पेमेंट करे। अब पति ने इस आदेश को चुनौती दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन के थ्रू। कुछ समय के बाद पत्नी ने भी इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से एक सेपरेट रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल कर दी। अब हाई कोर्ट को दोनों रिवीजन को डिसाइड करना था, और नीचे के कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको देखना था कि वो सही है या नहीं। यहां पर जो पति के वकील साहब थे उनका एक तर्क था। उन्होंने बताया कि एक मामले में जो कि हेबियस कॉर्पस का था, पत्नी ने अपनी तरफ से एक एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट के साथ उसने अपना नेटवर्थ सर्टिफिकेट और अपनी आईटीआर दाखिल करी थी। लेकिन अब जब मेंटेनेंस केस में उसने एफिडेविट दिया तो यहां पर उसने कुछ भी नहीं बताया और अपनी आय को शून्य दिखा दिया। तो पति के वकील साहब का यह कथन था कि पत्नी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए यह आदेश अपने फेवर में लिया है, जो कि गलत है। आगे उन्होंने बताया कि हेबियस कॉर्पस मामले में जो उन्होंने पत्नी ने अपना एफिडेविट दाखिल किया था उसके अनुसार असेसमेंट ईयर 22 और 23 की आईटीआर 4,58,470 रुपए प्रति वर्ष उनकी इनकम दिखाती है, और सीए प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी आय 4,81,310 रुपए प्रति वर्ष दिखाई देती है। अब यहाँ पर पति ने कहा कि बेटे को वो जो भरण पोषण की राशि दे रहा है उसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पत्नी को दी जाने वाली 8,000 रुपए प्रति माह की भरण पोषण की राशि पर उसने कड़ी आपत्ति जताई। अब यहाँ पर जो पत्नी है उसके वकील साहब का यह तर्क था कि भाई उसने कोई भी तथ्य नहीं छुपाए हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उसके पास कुछ भी अपने लिए नहीं है, केवल पिता के द्वारा जो एफडी कराई गई है उसके ब्याज पर ही वो निर्भर है और उसी से अपना काम चला रही है, जो कि उसके और उसके बेटे के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है, और उसके साथ बहुत सारी क्रूरता हुई है और बाकी के जो एलिगेशंस हैं वो उन्होंने बताया। अब दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी पति के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य दिए गए थे उनको पूरे तरह से इग्नोर किया है, उन पर ध्यान ही नहीं दिया है, और इस फैक्ट के आधार पर पत्नी को दिया जाने वाला जो 8,000 रुपए प्रति माह का भरण पोषण का आदेश था उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, और आय, संपत्ति, देनदारियों का सही से मूल्यांकन करने के बाद पत्नी की पात्रता यानी कि पत्नी एलिजिबल है या नहीं मेंटेनेंस के लिए उसको निर्धारण करने के लिए कहा। मामले को वापस फैमिली कोर्ट में भेज दिया गया। अब दोस्तों, यहां एक बहुत खास बात है ध्यान देने वाली। अब अगर पति ने वो सारे दस्तावेजी साक्ष्य नीचे की कोर्ट में दाखिल ना किए होते तो क्या उसको रिलीफ मिलता? एग्जैक्टली मैंने कई सारे वीडियोज में आपको बताया। आप कई बार कहते हो कि साहब मैं तो लगाना चाहता हूं लेकिन अल्लाह फला मुझे मना कर रहा है, मत लगाओ, कोई फायदा नहीं मिलेगा।
ठीक है, फायदा नहीं मिलेगा, कहां फायदा नहीं मिलेगा, फैमिली कोर्ट में ना, बट हो सकता है आपको ऊपर की कोर्ट में जाना पड़े, वो तो आपका रिकॉर्ड को देखेगा, वो तो कागज ही देखेगा। आपने 94 BNSS लगाया देखेगा, परजरी की एप्लीकेशन लगाया देखेगा, आपने दस्तावेजी साक्ष्य जमा किए देखेगा, और उसके आधार पे निर्णय करेगा कि नीचे की कोर्ट ने सही डिसीजन लिया था या नहीं लिया था। तो कई लोग बहस करते हैं कि सर, इवन ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिन्होंने एक पर्टिकुलर केस बनवाया, मुझे बोला सर आप बना के, तो मैंने बना दिया और फाइल ही नहीं करा। क्यों फाइल नहीं किया? क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया। तो भैया फिर रिलीफ कैसे मिलेगा? केस आपका है, इसमें जो कुछ भी होगा, आखिरी में जो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, वो भुगतान आपको करना पड़ेगा। बस इस एक बात को ध्यान रखिए, आपको सलाह देने वाला कोई भी व्यक्ति उस भुगतान में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो जब लायबिलिटी आपकी है, तो यह भी आपको तय करना पड़ेगा कि बचाव के लिए आपको क्या क्या करना है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके अगर परिस्थितियां सेम होती है अपने मामले में यूज करके लाभ भी उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।